हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 61 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 61 क्वेश्चंस में 56 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 43 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि सूरदास के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, यण। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, उपमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या पूछ रहा है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेष। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द जो है ना ये विशेषण के गुणवाचक विशेषण में आता है। किसमें आता है? गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? सो गाइस, अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी। क्या होता है? अभ्यासी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, वी है शर्मनाक कार्य, सी है कभी समाप्त ना होना, डी है सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर का इसका अर्थ क्या होता है? द्रौपदी का चीर इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब द्रौपदी जी की साड़ी जब खींची जा रही थी, मैं साड़ी उतारी जा रही थी, उसका चीरहरण किया जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा मैजिक किया था या जादू किया था उनके ऊपर। तो साड़ी वो थी, वो खींच तो रही थी लेकिन साड़ी जो थी वो समाप्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कभी समाप्त ना होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कूप मंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है? तो कूप मंडूक होना इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संख्या दी गई है।
ये चारों उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। अब शुद्ध वाक्य का निर्माण आपको करना है, तो किस तरीके से करना है देखिए। ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन चूज़ कीजिए आप लोग, पहले इन वाक्य को लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चुनिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन हो जाएगा या, ला, रा और वा। अब पूछ क्या रहा है कि सामाजिक जीवन में, अब इसके बाद क्या आएगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, ला जाएगा इसके बाद। यदि क्रोध ना हो तो रा जाएगा इसके बाद। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इन शब्दों का जो है मेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब पूछ क्या रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल, आवरण। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है आप लोगों को। सो गाइस, वलय का अर्थ क्या होता है? तो वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को पूरा तो आप लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से गुजारिश है हाथ जोड़कर सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें आपको अव्ययभाव समास की पहचान करनी है। तो आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? शायद आपको याद हो या ना याद हो, ये खैर हमको नहीं पता है आपको याद है या नहीं याद है। ट्रिक ये थी, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भार आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। देखिए, नियम परिभाषा अगर आप याद करेंगे तो नियम परिभाषा से आप समास कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये ट्रिक हमारी ही बनाई हुई है। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया तो इस ट्रिक को मैंने तैयार किया। ये ट्रिक आप लोगों के लिए तैयार है। इस ट्रिक को किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यथोचित, अनुप्रति हुआ, प्रतिदिन हुआ, आजीवन हुआ, और भी है, आडंबर भी है, भरपेट है, उदय है, हर दिन है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग का शब्द देखा क्योंकि बड़ा आ रहा है तो बड़ा ये दिया है तो आपने आंख बंद करके आजीवन पर टिक कर दिया। तो आपने सोचा कि आजीवन में अव्ययभाव समास होगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक समय पर आ जाना। अब इसमें जो मेन कॉमन है वो है पर। अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि पर किस में आता है, तो आपने दिमाग लगाया कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। तो आपने दिमाग लगाया कि अधिकरण में मैं पर आता है तो आपने तुरंत अधिकरण पर टिक कर दिया। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कारक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप ये याद कर लीजिए और कारक से आपका एक भी प्रश्न जो है पेपर में नहीं छूटेगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 23 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर को फोड़ कर आना और खुशखबरी दीजिएगा कि हिंदी में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। जब आप एग्ज़ाम देने के बाद बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मंदिर, मंदिरा, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर, मंदिरा, क्या पूछा है? मंदिर, मंदिरा, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? दिवालय, अश्वशाला। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिले, ऐसा वाक्य। अब यार देखिए, ज्यों ही वह घर से, अब देखो ज्यों भी आ गया इसमें,
वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। अब इसमें क्या है कि वह घर से निकला, इसमें सिर्फ वह आ रहा है, इसमें सिर्फ वह आ रहा है और घर से निकला, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके जाने के बाद इसमें कम हो रहा है, ये भी मिश्र वाक्य नहीं हो। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, इसमें मिश्र वाक्य। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बातों का प्रयोग हुआ कि ज्यों ही वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। थोड़ा सा माइंड लगाइए और दिमाग थोड़ा सा लगाइए, तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी मिश्र वाक्य की बात क्या होती है? मिश्र वाक्य क्या होता है? यानी ऐसा वाक्य जिसमें सबसे ज़्यादा वाक्यों का प्रयोग हुआ, बहुत सारी बातों का प्रयोग हुआ। तो इसमें बहुत सारी बातों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, काव्यांश है, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है किस चीज़ के लिए? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में गद्यांश भी पूछा जाता, हो सकता है कि काव्यांश भी पूछ लिया जाता, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता से। सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके? तो सूखे पत्ते जो हैं ये प्रतीक हैं मन के सूनेपन के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब इसमें क्या पूछ रहा कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? अगर आपने काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आंसर आप तुरंत निकाल कर रख देंगे। भाषा रूपी कलियों पर, विचार की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। क्या बोल रहा है? रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। चूज कीजिए आंसर और आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है? रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें उपेक्षा और अपेक्षा ये दोनों चीज़ जो हैं कर दी जाएगी। इसमें क्या आएगा? अपेक्षा और यहाँ अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना, अतिशयोक्ति, विशोक्ति या उपमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विशोक्ति अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अच्छा, विशोक्ति अलंकार यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि काव्य में जहाँ कार्य सिद्ध के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो वहाँ पर विशोक्ति अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किसमें कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी शब्द जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुर, सरिता। तो कालिंदी जो है ना गाइस ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर ये कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कालिंदी जो है ना ये अर्कजा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? अर्कजा का पर्यायवाची शब्द है। ये मंदाकिनी हुआ, भागीरथी हुआ, सुरसरिता हुआ, ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या देखेगा? सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? तो अगर आप श्रृंगार लिखते हैं ना तो श्रृंगार जो है श्रृंगार की जो वर्तनी है ये शुद्ध हो जाएगी और बाकी जो है ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। अब आप प्रश्न पढ़िए, कितना सिंपल सा प्रश्न है, आपने पढ़ा और आंसर तुरंत निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको समूहार्थक शब्द की पहचान करनी। अब पुरुष तो एक ही हो सकता है, स्त्री भी एक हो सकती है, मनुष्य भी एक हो सकता है, लेकिन भीड़ में कितने लोग होंगे? जब दंगा फसाद होता है या नेता की सभा होती है तो उसमें भीड़ होती है, तो उसमें कितने लोग आते हैं? अनगिनत, कोई गिनती नहीं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भीड़। और भीड़ को क्या कहते हैं? समूहार्थक, यानी समूहार्थक। समूह बनता है नेता की भीड़ में या दंगा फसाद होता है उसमें जो भीड़ आती है उसको भी समूहार्थक। समूह में आए और तोड़ फोड़ की, नुकसान किया और चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अब आपके मन में आया कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आपने सोचा मन में कि आंशिक इक आपने मन में सोचा कि इक निकल रहा है, तो आंशिक में प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो 64 का आंसर क्या होगा? हो गया है, इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो बधुर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु धन उर्मी। क्या होता है? वधु धन उर्मी। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है, और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? मिलकर बना जाके बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ किस में आता है? बड़ा ऊ आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो बधुर में कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न अर्थ वाला शब्द, पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। अनिल जो है ना ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, अनिल जो है ना, अनिल ये वायु का पर्यायवाची शब्द है। पावक हुआ, अनल हुआ और कृषाणु हुआ, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अच्छा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हैं पंकिल के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तो कर्कश का विलोम शब्द होता है गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। क्या पूछा जा रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंद्रजीत। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहा जाता है कुलीन। क्या कहा जाता है? कुलीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ना कोई ट्रिक लगेगी ना कोई परिभाषा होगी, आपको इतना ध्यान रखना है कि उच्च कुल में व्यक्ति को कहा जाता है कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा होगा? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो वो अपनी इच्छा से आपको आशीर्वाद दे रहा हो, इसलिए ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगेगी, आपको ध्यान में रखना है कि श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतश्री, इसका उल्टा। तो वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। मैंने पढ़ा और आंसर मेरे समझ में आ गया। तनुजा जो है ना ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, तनुजा जो है ना ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सुमन हुआ, पुष्प हुआ, कुसुम हुआ, ये फूल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, वी.एस. श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं ये आपको बताना है। तो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पावक शब्द उदाहरण है। पावक शब्द किसका उदाहरण है? तो पावक जो है ना ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पावक की संधि क्या होती है? पौ, धन, अक। पावक की संधि होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। साम्यता काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? साम्यता काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, साम्यता काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, काव्य के कुल 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आरकुचन, सदर्शन। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसारण का विलोम शब्द होता है आरकुंचन। क्या होता है? आरकुंचन। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, तो लोक संस्कृति का जन्म हुआ है गांव में। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव, तत्सम। कृपाण शब्द कैसा शब्द है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द आप देख रहे हैं, ये संस्कृत भाषा का शब्द इसलिए हो जाएगा ये तत्सम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? बुद्धि भ्रमित होना, चक्कर में पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। तो बुद्धि भ्रमित होना, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होता है चक्कर में पड़ना, कि कहाँ पर जाएं, कहाँ से किस दुकानदारी से कहाँ पर ख़रीदारी करें। दुकानें इतनी सारी हैं, चीज़ एक लेनी है। तो बुद्धि भ्रमित होना, चक्कर में पड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना, बात पक्की होना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर से बोझ उतारना, आप ये कह सकते हैं भार टालना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए, पशु जो है ना, ये ऋण शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक हुआ, कान हुआ, पीला हुआ, पर हुआ, झट हुआ इत्यादि। तो देखिए, इसमें जो पशु है ना, ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है लेकिन इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये ऋण शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि? महोत्सव, तो महाधन उत्सव, इसकी संधि क्या होती है? महाधन उत्सव, ये इसकी संधि होती है। अब जैसे कि आपने इसको तो मान लिया बड़ा आ, ठीक है, इसको मान लिया आपने छोटा ऊ, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? ए बन गया, ठीक है, ए बना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ए नियम के अनुसार किस संधि में आता है? तो ये आता है गुण संधि में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी, आकाश, अभिन्न या प्रक्षिप्त? अंबर का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंबर का विलोम शब्द होता है अवनी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष? मुझे कैसा शब्द है? तो मुझे जो है ना, मुझे ये उत्तम पुरुष शब्द है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? वही मूर्खी में कौन सा समास है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी, जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, वही, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर और वही, जहाँ पर ये शब्द आए। देखिए, स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, वही भी हो सकता है लेकिन मुखी नहीं हो। स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए और पहचान लीजिए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव बहु समास। ये ट्रिक आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली? सूरदास के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, सूरदास की बोली कौन सी है, सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो पूछा क्या जा रहा कि सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है? तो बच्चा भी हल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महाकाव्य में वर्णन होता है, तो महाकाव्य में किसका वर्णन होता है? तो महाकाव्य में मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास? काली मिर्च में कौन सा समास होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? बात तो है क्लियर इनसे बाबू, मुझे पसंद आ कल हम देख लो जाता हमने मैंने बड़े बोले माँ चुकाओ काती कहीं है वो सड़ी के। अच्छा, जुगुस्सा का स्थायी भाव क्या होता है? अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जुगुस्सा का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुस्सा का स्थायी भाव होता है भीप्तत रस, ठीक है। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? भय का स्थायी भाव होता है भयानक। उत्साह का स्थायी भाव क्या होगा? तो उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ईश्वरदास, नाबादास, मतीराम, रहीम? कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, मतीराम जो है ना, मतीराम ये भक्ति काल के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि कारवा किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। कारवा किस विधा की रचना है? तो कारवा जो है ना एकांकी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको क्या कहते हैं? मृषण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाला इसको क्या कहते हैं? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में वो ट्रिक आप अपना सकें जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।